एक्सरसाइज 5.1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो को मिलाकर हम लोगों ने 1 से लेकर 17 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। यानी कि लेमडा के किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। एट x इक्वल टू 0, सबसे पहले एफ ऑफ 0 हम लोग निकालेंगे। तो x का वैल्यू जब 0 या 0 से छोटा हो तो इस फंक्शन का यूज करना है। एफ ऑफ 0 भी निकालने के लिए हम लोग इसी फंक्शन का यूज करेंगे। तो इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू 0 0। अब देखिए लेमडा इंटू 0 0 ही हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 0 माइनस h यानी कि 0 से छोटा, और 0 से छोटा के लिए भी यही फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 0 माइनस h पुट कर देंगे। तो लेमडा इंटू एक्स के जगह पुट कर देंगे क्या, 0 माइनस एच। तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस एच। अब देखिए h के जगह 0 पुट कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ h के जगह 0 पुट कीजिएगा तो 2 इंटू 0 ये भी 0 होगा। अब 0 से लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h यानी कि 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 0 प्लस h पुट कर देंगे। तो 4 इंटू 0 प्लस h प्लस 1। अब h की जगह 0 पुट कीजिएगा तो 0 से 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। अब देखिए बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लेमडा के किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा। तो मान लीजिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। देयरफॉर एफ ऑफ 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होगा, तभी नहीं ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x। अब देखिए एफ ऑफ 0 यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ 0 है 0, इसको हम लोग लेमडा इंटू 0 भी तो लिख सकते हैं, लेमडा इंटू 0, फिर भी तो 0 ही ना हो जाएगा। तो एफ ऑफ 0 की जगह लिख लेते हैं लेमडा इंटू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 0 है, और राइट हैंड लिमिट क्या है, 1 है। अब देखिए 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो ये तीनों इक्वल है, यानी कि ये भी तो इसके इक्वल होगा ना। लेमडा इंटू 0 भी, ध्यान से सुनिएगा, लेमडा इंटू 0 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ से अगर हम लोग लेमडा का वैल्यू निकालें तो ये क्या आ जाएगा, 1/0, 0 को इधर शिफ्ट किए तो 1/0, और ये तो अनडिफाइंड होता है ना, तो यहाँ से लेमडा का तो कुछ वैल्यू ही नहीं निकल रहा है। और वैसे भी सोच कर देखिए ना आप लोग, यहाँ पे लेमडा का कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, ये तो 0 ही होगा। और राइट हैंड लिमिट क्या है, 1। तो एफ ऑफ 0 और राइट हैंड लिमिट कभी भी इक्वल ही नहीं होगा, तो फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ना वो x इक्वल टू 0 पे कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेमडा का कोई भी वैल्यू रख दीजिए x इक्वल टू 0 पे, ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखिए कि देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ लेमडा for which function is continuous at x equal to 0। लेमडा का ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है कि वो रखने के बाद ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस हो जाए। ये फंक्शन कभी भी x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेमडा का कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, देखिए 0 से बड़ा किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे। तो x इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग इसी फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए कि फॉर x ग्रेटर देन 0, नाउ फॉर x ग्रेटर देन 0 एफ ऑफ x इक्वल टू क्या है, 0 से बड़ा के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है, 4x प्लस 1,
तो यहाँ पे लिख लीजिए 4x प्लस 1। अब हम लोग एफ ऑफ 1 निकालते हैं पहले। एट x इक्वल टू 1 एफ ऑफ 1 इक्वल टू, देखिए फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 1 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे करेंगे क्या कि 1 माइनस एच यानी कि 1 से छोटा और 1 से छोटा के लिए वो इस फंक्शन का यूज कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। 1 से छोटा के लिए भी इसी फंक्शन का यूज करना है और 1 से बड़ा के लिए भी इसी फंक्शन का यूज करना है। देखिए बात को ध्यान से समझिएगा। 1 से छोटा, 1 से एकदम हल्का छोटा यानी कि 0.999, ठीक है, और ये भी तो 0 से बड़ा ही है ना, तो 0 से बड़ा के लिए हम लोग को इसी फंक्शन का यूज करना है। अब राइट हैंड लिमिट निकालिएगा यानी कि 1 प्लस एच और 1 प्लस एच यानी कि 1 से बड़ा, तो 1 से एकदम हल्का बड़ा मान लीजिए तो 1.0001, और ये भी तो 0 से बड़ा ही है ना, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए इसी फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 1 माइनस एच पुट कर देंगे, तो 4 इंटू 1 माइनस एच प्लस 1। अब h के जगह 0 पुट करेंगे तो बचा 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 प्लस 1 5। ठीक है, अब देखिए अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 1 प्लस एच पुट कर देंगे, तो 4 इंटू 1 प्लस एच प्लस 1। अब h के जगह 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ बचा सिर्फ 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4, 4 प्लस 1 5। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 1 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, तीनों इक्वल है। यानी कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है। अब देखिए x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग इस फंक्शन का यूज किए हैं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए लेमडा का कोई भी वैल्यू पुट कीजिए ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस ही होगा, क्योंकि लेमडा का वैल्यू अगर कोई भी पुट कीजिएगा तो सिर्फ इस फंक्शन में चेंजिंग आएगा ना, और हम लोग x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तो केवल इस फंक्शन का यूज किए हैं। इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए कि given function is continuous for any value of lambda, given function is continuous at x equal to 1 for any value of lambda, any value of lambda। बात समझे कि नहीं? अब क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है so that the function defined by g of x equal to x minus bracket x is discontinuous at all integral points. Here bracket x denotes the greatest integer less than or equal to x. सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ब्रैकेट x से डिनोट किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ब्रैकेट में 2.1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ब्रैकेट में 2.2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। क्यों होता है? देखिए जैसे एक नंबर लाइन ड्रॉ किए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब 2.1 जो है वो 2 और 3 के बीच में कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, 2.1। अब इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 2 है ना, तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा 2। उसी प्रकार से 2.2 का देखिए 2.2, इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 2 है, तो 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा 2। उसी प्रकार से 2.9 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 ही होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाए कि 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो 3 ही होगा, क्योंकि 3.5 जो है वो 3 और 4 के बीच में कहीं पे होगा। ठीक है, अब 3.5 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर वैल्यू है? 3 है, तो 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा 3। बात क्लियर है ना? उसी प्रकार से 3.9 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 ही होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप लोग से पूछा जाए कि 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में होगा कहीं यहाँ पे 0.1। ठीक है,
यहाँ पे होगा 0.1 और इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर वैल्यू है 0, तो 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 ही होगा। 0.9 तक अगर कोई पूछे आपसे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 ही होगा। बात क्लियर हो रहा है ना। अब आप लोगों से पूछा जाए कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो 2 ही होगा। 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो 3 ही होगा। 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो 4 ही होगा। बात क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए निगेटिव का बात करते हैं। जैसे मान लीजिए -2.1 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 बिल्कुल मत लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे है -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। अब -2.1 -2 और -3 के बीच में कहीं यहाँ पे होगा -2.1। अब -2.1 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, -3 ना, तो -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा, -3। क्लियर हो रहा है ना। उसी प्रकार से -2.2 -2.9 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -3 ही होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप लोग से पूछा जाए कि -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो -1 बिल्कुल मत लिख दीजिएगा, क्या होगा -2। क्यों, क्योंकि देखिए -1 और -2 के बीच में होगा -1.25 और -1.5 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, -2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा -2। क्लियर है। लेकिन अगर लिखा रहा है सिर्फ -2 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो -2 ही होगा। सिर्फ लिखा रहा है -5 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो -5 ही होगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब बस इतना चीज आप लोग को आ गया ना, तो आप लोग क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लोगे। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो फंक्शन है वो जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स हैं उन सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, ये शो करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लेट के बी एनी इंटीजर। लेट के बी एनी इंटीजर, के कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब के पे हम लोग इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले जी ऑफ के निकालेंगे, यानी कि फंक्शन में जहां पे x है वहां पे हम लोग k पुट कर देंगे। तो देखिए अभी जस्ट आपको बताया है कि जैसे मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में है 2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 ही होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे k माइनस k का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू k ही होगा। अब k माइनस k क्या हो गया, 0, तो g ऑफ k निकल गया 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू k निगेटिव, क्योंकि k पे हम लोग चेक कर रहे हैं तो k निगेटिव, और यहाँ पे f ऑफ x नहीं लिखिएगा, g ऑफ x लिखिएगा। ठीक है, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ k माइनस h, सॉरी f ऑफ नहीं, g ऑफ k माइनस h, g ऑफ k माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में जहां पे x है वहां पे हम लोग k माइनस h पुट कर देंगे। तो x के जगह पुट करेंगे k माइनस h माइनस, अब यहाँ पे x के जगह पुट करेंगे k माइनस h। अब देखिए यहाँ पे h का वैल्यू 0 डायरेक्ट बिल्कुल मत पुट कर दीजिएगा। जैसे कि देखिए मान लीजिए लिखा हुआ है 4 माइनस h और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हम लोग से पूछा जाए तो क्या बताइएगा। देखिए 4 माइनस h यानी कि 4 से हल्का छोटा, 4 से हल्का छोटा यानी कि 3.999 समथिंग होगा। तो 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, यानी कि 4 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे 4 माइनस h यानी कि 4 से हल्का छोटा और 4 से हल्का छोटा यानी कि 3.999, तो 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है 3, यानी कि 4 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है 3। अब ये 4 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 कैसे आ सकता है, जब 4 में से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा ना 3। उसी प्रकार से k माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जानने के लिए k में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि k माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा k माइनस 1। जैसे 4 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है 4 माइनस 1, तो उसी प्रकार से k माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा k माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 k माइनस h माइनस k माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा k माइनस 1। तो h की जगह 0 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ बचेगा क्या, k बचेगा और माइनस k और माइनस प्लस 1। अब k माइनस k कैंसिल, बचा 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 1। अब राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव g ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ k प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे k प्लस h पुट कर देंगे, तो x की जगह पुट करेंगे k प्लस h माइनस k प्लस h। अब यहाँ भी देखिए डायरेक्ट h की जगह 0 बिल्कुल मत पुट कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 प्लस h और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हम लोग से पूछा जाए तो क्या बताइएगा।
देखिए 5 प्लस एच यानी कि 5 से हल्का बड़ा, यानी कि 5.111 समथिंग होगा या 5.001 जो भी होगा, तो 5.1 मान लेते हैं हम लोग। तो 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा, यानी कि 5 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आ रहा है 5, तो k प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, केवल k होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 k प्लस एच माइनस k प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो गया k, तो माइनस k प्लस k कैंसल और h का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो ये आ गया 0। अब देखिए g ऑफ k और RHL तो इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव g ऑफ x, लेकिन LHL नॉट इक्वल है k माइनस जी ऑफ एक्स, यानी कि ये जो फंक्शन है वो k पे डिसकंटिन्यूअस है, और k हम लोग किसको माने हैं, किसी भी इंटीजर को माने हैं, यानी कि जितना भी इंटीग्रल पॉइंट है इन सारे इंटीग्रल पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो लिखिए देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ पाई निकालेंगे, यानी कि फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग पाई पुट कर देंगे। तो पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 इक्वल टू पाई स्क्वायर साइन पाई, यानी कि साइन 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो बचेगा सिर्फ 5 पाई स्क्वायर प्लस 5। अच्छा, साइन 180 डिग्री का वैल्यू आप लोग को अगर याद नहीं भी है तो आप लोग कैसे निकाल सकते हो, देखिए साइन 180 डिग्री इक्वल टू साइन 180 डिग्री की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 90 लिख सकते हो। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है आप लोग को पता है ना, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो उसी प्रकार से साइन 90 प्लस 90 ये क्या हो जाएगा कॉस 90, जैसे यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया, तो साइन 90 प्लस 90 ये हो जाएगा कॉस 90। अब कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, इसलिए साइन 180 डिग्री का भी वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ पे साइन 180 डिग्री की जगह 0 पुट कर दिए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ पाई माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग पाई माइनस h पुट कर देंगे, तो x के जगह पुट करेंगे पाई माइनस h, तो ये हो जाएगा पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। अब देखिए h की जगह 0 पुट करेंगे तो बचेगा सिर्फ पाई, तो पाई का स्क्वायर माइनस, अब h की जगह 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ साइन पाई बचा प्लस 5 इक्वल टू पाई स्क्वायर। अब देखिए साइन पाई यानी कि साइन 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो बचा सिर्फ 5। लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ पाई प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं पाई प्लस h, तो ये हो जाएगा पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। अब h की जगह 0 पुट करेंगे तो बचेगा सिर्फ पाई, तो पाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे h की जगह 0 पुट कर दिए तो बचा सिर्फ साइन पाई प्लस 5। अब देखिए साइन पाई यानी कि साइन 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो बचा सिर्फ पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ पाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है, एफ ऑफ पाई इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तीनों इक्वल है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस है। तो लिखिए देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे ये जो फंक्शन दिया गया है इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। देखिए ये जो फंक्शन है वो जितने भी रियल नंबर है उन सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट के बी अ रियल नंबर। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस दोनों फॉर्मूला का यूज होने वाला है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, देखिए के पे कंटिन्यूटी चेक करना है, इसलिए सबसे पहले एफ ऑफ के हम लोग निकाल लेते हैं। तो फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे के पुट कर देते हैं, तो साइन के प्लस कॉस के। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू के निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ के माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे k माइनस एच पुट कर देंगे, तो साइन k माइनस एच प्लस कॉस k माइनस एच। अब देखिए साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो साइन k माइनस एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नीचे लिख लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए ये हो जाएगा साइन के कॉस h माइनस कॉस के साइन h। जैसे कि ये है ना साइन a माइनस बी, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो साइन k माइनस एच का हो जाएगा साइन के कॉस h माइनस कॉस के साइन h प्लस, अब देखिए कॉस के माइनस एच, देखिए कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ये फॉर्मूला होता है कॉस a माइनस b का। तो कॉस k माइनस एच का क्या हो जाएगा, कॉस k, और जैसे देखिए यहाँ कॉस a कॉस b है ना, तो कॉस k कॉस h माइनस साइन a साइन b है, तो साइन k साइन h, साइन k साइन h। अब देखिए अब h के जगह अगर 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 होता है 1, तो 1 को साइन के से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन के माइनस, अब h के जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 होता है 0, तो 0 से ये मल्टीप्लाई को हो गया, ये पूरा खत्म। अब h के जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 होता है 1, 1 को cos के से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा प्लस cos के। अब उसी प्रकार से यहाँ पे h के जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 होता है 0, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा खत्म, बचा सिर्फ साइन के प्लस कॉस के। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू के पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ के प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, k प्लस एच, तो ये हो जाएगा साइन k प्लस एच, साइन x की जगह k प्लस एच प्लस, अब क्या है कॉस और x की जगह k प्लस एच। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन k प्लस एच, ये साइन a प्लस बी के फॉर्म में है, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये क्या हो जाएगा साइन k कॉस h प्लस कॉस के साइन h, ठीक है। अब इस पे आते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग को लिख देते हैं कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ये कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो कॉस k प्लस h क्या हो जाएगा, कॉस k कॉस h, जैसे कि यहाँ पे कॉस a कॉस b है तो कॉस k कॉस h माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस लगाइएगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दिए। अब साइन a साइन b है तो साइन k साइन h हो जाएगा, साइन k साइन h, इसको मिटा देते हैं। अब h की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 1 होता है, और 1 को साइन के से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन के। अब साइन 0, यहाँ h की जगह 0 पुट कीजिएगा तो साइन 0, और साइन 0 0 होता है, तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा खत्म। अब फिर यहाँ पे h की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है, 1 को cos के से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos के। अब यहाँ पे देखिए h की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू होता है 0, 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा खत्म, तो बचा साइन के प्लस कॉस के। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है। एफ ऑफ के इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k निगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव एफ ऑफ x। इसका मतलब ये जो फंक्शन है
वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। देखिए ये फंक्शन जो है वो जितने भी रियल नंबर उन सारे रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो हम लोग मान लिए हैं कि k एक रियल नंबर है। अब k पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि जितने भी रियल नंबर है उन सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा। तो लिखिए देयरफॉर f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ना, समझ में आया अच्छे से। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको भी सेम टू सेम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसे कि इसके फर्स्ट को किए थे। ये भी फंक्शन जितने भी रियल नंबर है उन सारे रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो यहाँ भी हम लोग मान लेते हैं कि k एक रियल नंबर है और k पे इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर k पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है यानी कि जितने भी रियल नंबर है उन सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे लिखिए कि लेट k बी अ रियल नंबर, लेट k बी अ रियल नंबर। अब k पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले f ऑफ k निकालेंगे, यानी कि फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे k पुट कर देंगे। तो साइन k माइनस कॉस k। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू k निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ k माइनस h। अब फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग k माइनस h पुट कर देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन k माइनस h माइनस कॉस और x की जगह k माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए साइन k माइनस h ये साइन a माइनस b के फॉर्म में है। तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो इसका क्या हो जाएगा साइन k कॉस h माइनस कॉस k साइन h। ठीक है, कॉस के साइन h। अब देखिए कॉस a माइनस बी के फॉर्म में ये लिखा हुआ है और कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। तो ये क्या हो जाएगा कॉस के कॉस h, जैसे कि यहाँ पे कॉस a कॉस b तो कॉस के कॉस h प्लस साइन a साइन b तो साइन के साइन h, साइन के साइन h। समझ में आ रहा है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन के कॉस h माइनस कॉस के साइन h। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस कॉस के कॉस h। अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस साइन के साइन h। अब h की जगह 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 0 होता है, सॉरी कॉस 0 1 होता है। तो 1 से साइन k को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन k ही बचेगा। अब यहाँ पे h की जगह 0 पुट कीजिएगा तो साइन 0 0 होता है। तो 0 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये पूरा खत्म। फिर यहाँ पे h की जगह 0 पुट कीजिएगा तो कॉस 0 होता है 1 और 1 से कॉस k को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस k रहेगा। तो ये बचा यहाँ पे माइनस कॉस k। अब यहाँ पे उसी प्रकार से h की जगह 0 पुट कीजिएगा तो साइन 0 0 होता है। तो 0 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, बचा साइन के माइनस कॉस के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया साइन के माइनस कॉस के। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ k प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 k प्लस h, यानी कि फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे k प्लस h। तो साइन x की जगह k प्लस h तो साइन k प्लस h माइनस कॉस x है तो कॉस और x की जगह k प्लस h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन k प्लस h, ये साइन a प्लस b के फॉर्म में है और साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो इसका क्या हो जाएगा साइन k कॉस h प्लस कॉस k साइन h माइनस, अब देखिए कॉस k प्लस h, ये कॉस a प्लस b के फॉर्म में है और कॉस a प्लस b का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। याद रखिएगा कॉस में अगर यहाँ पे प्लस हो तो बीच में माइनस लगता है और अगर यहाँ पे माइनस हो तो बीच में प्लस लगता है। ठीक है, तो देखिए कॉस k प्लस h, कॉस k कॉस h, जैसे कि है ना यहाँ पे देखिए कॉस a प्लस b, कॉस a कॉस b है तो यहाँ पे कॉस k कॉस h हो जाएगा और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है साइन a साइन b, तो ये हो जाएगा साइन k साइन h, साइन k साइन h। ठीक है, अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन k
कॉस एच प्लस कॉस के साइन एच माइनस, देखिए यहाँ प्लस है ना, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस के कॉस एच और फिर माइनस माइनस प्लस साइन के साइन एच। अब एच के जगह अगर जीरो पुट कीजिएगा तो कॉस जीरो होगा 1 और 1 से साइन के को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो साइन के ही होगा। फिर एच की जगह जीरो पुट कीजिएगा तो साइन जीरो और साइन जीरो जीरो, जीरो से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये पूरा खत्म। फिर एच की जगह जीरो पुट कीजिएगा तो कॉस जीरो 1 और 1 से कॉस के को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस के ही बचेगा। फिर उसी प्रकार से एच की जगह जीरो पुट कीजिएगा तो साइन जीरो जीरो, जीरो से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये पूरा खत्म। देखिए एफ ऑफ के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ गया। एफ ऑफ के इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू के निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू के पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ये तीनों इक्वल हैं, यानी कि ये जो फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो लिखिए देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी जो फंक्शन है वो जितने भी रियल नंबर है उन सारे रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो हम लोग मान लेते हैं कि k एक रियल नंबर है और k पे इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर k पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है यानी कि जितने भी रियल नंबर है उन सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे लिखिए लेट k बी अ रियल नंबर, लेट k बी अ रियल नंबर। सबसे पहले एफ ऑफ के निकालेंगे तो साइन एक्स की जगह के पुट करेंगे तो साइन के इंटू कॉस के। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू के निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ के माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। फंक्शन में जहां पे एक्स है वहां पे के माइनस एच पुट कर देंगे तो साइन के माइनस एच इंटू कॉस एक्स की जगह पुट कर देंगे के माइनस एच। ठीक है, अब देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब साइन के माइनस एच, ये साइन ए माइनस बी के फॉर्म में है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन के माइनस एच क्या हो जाएगा, साइन के कॉस एच माइनस कॉस के साइन एच। ठीक है, इंटू अब देखिए ये कॉस के माइनस एच, ये कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये हो जाएगा कॉस के कॉस एच प्लस साइन के साइन एच। ठीक है, अब देखिए अब h की जगह अगर जीरो पुट कीजिएगा तो कॉस जीरो होता है 1 को साइन के से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये साइन के बचेगा माइनस। अब h की जगह जीरो पुट कीजिएगा तो साइन जीरो से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पूरा खत्म। अब यहाँ पे देखिए यहाँ h की जगह जीरो पुट कीजिएगा तो कॉस जीरो 1 को कॉस के से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस के प्लस अब h की जगह जीरो पुट कीजिएगा तो साइन जीरो से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पूरा जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन के माइनस जीरो साइन के ही ना बचा और यहाँ पे कॉस के माइनस जीरो कॉस के ही बचा। तो साइन के इंटू कॉस के, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया साइन के इंटू कॉस के। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू के पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ के प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के प्लस एच। यानी कि फंक्शन में जहां पे x है वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे के प्लस एच। तो साइन x की जगह पुट कर दिए के प्लस एच इंटू कॉस एक्स की जगह पुट कर दिए के प्लस एच। ठीक है, समझ में आ रहा है। लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब देखिए साइन के प्लस एच, ये साइन ए प्लस बी के फॉर्म में है और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन के प्लस एच का क्या हो जाएगा, साइन के कॉस एच प्लस कॉस के साइन एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉस के प्लस एच, ये कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में है और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस के कॉस एच माइनस साइन के साइन एच। क्लियर हो रहा है, दिमाग में जा रहा है बात। अब देखिए h की जगह जीरो पुट करेंगे तो cos जीरो होता है 1 को साइन के से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन के। अब यहाँ पे h की जगह जीरो पुट कीजिएगा तो साइन जीरो होता है जीरो से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा ये पूरा खत्म। यहाँ पे बचा सिर्फ साइन के इंटू
अब यहाँ पे h की जगह 0 पुट कीजिएगा तो cos 0 होता है 1, 1 को cos के से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos के। अब यहाँ पे h की जगह 0 पुट कीजिएगा तो sin 0 0, 0 से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पूरा खत्म, तो बचा सिर्फ sin के इंटू cos के। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ गया। एफ ऑफ के इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू k निगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव एफ ऑफ x। तीनों इक्वल आ गया है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो लिखिए देयरफॉर एफ ऑफ x इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x, साइन x इंटू कॉस x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर बात, समझ में आया अच्छे से एक एक पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन। कोसाइन कहने का मतलब कॉस, कोसेकेंट कहने का मतलब कॉसेक, सेकेंड कहने का मतलब सेक और कोटेंजेंट कहने का मतलब कॉट। इन सारे फंक्शंस का कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोसाइन यानी कि कॉस का कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब देखिए कॉस एक्स जो है वो जितने भी रियल नंबर है उन सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो हम लोग मान लेते हैं कि k एक रियल नंबर है और k पे इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अगर k पे ये कंटिन्यूअस है यानी कि ये जो फंक्शन है वो जितने भी रियल नंबर है उन सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे लिखिए कि लेट k बी अ रियल नंबर। अब k पे कंटिन्यूटी चेक करना है, इसलिए सबसे पहले एफ ऑफ k निकालेंगे। तो फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे k पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा cos k। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k निगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ k माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे k माइनस h पुट कर देंगे तो cos k माइनस h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 cos k माइनस h, ये cos a माइनस b के फॉर्म में है और cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो cos k माइनस h का क्या हो जाएगा cos k cos h, जैसे कि यहाँ पे cos a cos b, तो cos k cos h यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस होता है, तो यहाँ भी माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब है साइन a साइन b, तो ये हो जाएगा साइन के साइन h, साइन के साइन h। अब h की जगह अगर 0 रखा जाए, h की जगह 0 रखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा cos 0 और cos 0 का वैल्यू होता है 1 और 1 को cos के से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos के ही रहेगा प्लस। अब h की जगह 0 रखिएगा तो साइन 0, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, 0 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा सिर्फ cos के। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ k प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे k प्लस h, तो cos k प्लस h। अब ये cos a प्लस b के फॉर्म में है, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो हो जाएगा cos a cos b, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लग जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है, माइनस साइन a साइन b। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos k प्लस h, cos a cos b यानी कि cos k cos h, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और साइन a साइन b यानी कि साइन के साइन h, साइन के साइन h। अब देखिए h के जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos k ही रह जाएगा माइनस। अब h के जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 और साइन 0 का वैल्यू होता है 0, 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा खत्म, तो यहाँ पे बचा सिर्फ cos k। देखिए एफ ऑफ k लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है। एफ ऑफ k इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k निगेटिव एफ ऑफ x
इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव f ऑफ x। इसका मतलब ये cos x जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो लिख दीजिए देयरफॉर f ऑफ x इक्वल टू cos x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ रहे हैं बात? क्लियर है बात? अब हम लोग कॉसेकेंट का कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कॉसेकेंट यानी कि कॉसेक का कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब हम लोग कॉस एक्स को 1/sin x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है वो जितने भी रियल नंबर है उन सारे रियल नंबर पे डिफाइंड है, बस sin x का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि sin x का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो गया तो नीचे 0 आने से फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। अब sin x का वैल्यू 0 के बराबर कब नहीं होगा? जब x का वैल्यू 0 नहीं होगा, पाई नहीं होगा, 2 पाई, 3 पाई, ऐसा बहुत सारा वैल्यू है वो नहीं होना चाहिए x का, क्योंकि x के जगह अगर 0 रखेंगे तो sin 0 0 हो जाएगा। x के जगह अगर रखेंगे पाई तो sin पाई का भी वैल्यू होता है 0। x के जगह अगर रखेंगे 2 पाई तो sin 2 पाई का भी वैल्यू होता है 0। अगर sin x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो कोई आपसे पूछे कि x की जगह क्या क्या वैल्यू पुट किया जा सकता है, तो आप लोग सिंपल सा बोल सकते हो कि x इक्वल टू एन पाई हो सकता है, जहां पे n जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। sin x इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। कहने का मतलब n के जगह कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, जैसे मान लीजिए n के जगह 0 पुट करते हैं तो 0 इंटू पाई 0, x का वैल्यू आ गया 0। अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे ना तो साइन 0 आ जाएगा, और साइन 0 का भी वैल्यू तो 0 के बराबर होता है। उसी प्रकार से n के जगह पुट करेंगे 1 तो 1 इंटू पाई, पाई x का वैल्यू आ गया पाई। अब x के जगह पाई पुट कीजिएगा तो साइन पाई का भी वैल्यू 0 के बराबर होता है। उसी प्रकार से n के जगह पुट कीजिएगा, मान लीजिए -1 तो ये हो जाएगा माइनस पाई। अब x के जगह पुट कीजिए माइनस पाई तो साइन माइनस पाई का भी वैल्यू 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो साइन x का जनरल साइन x इक्वल टू 0 अगर लिखा हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल सा ऐसे बोल सकते हो कि साइन x कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या x जो है वो कभी भी n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे तो बहुत सारा वैल्यू हो सकता है ना, x का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, तो हम लोग सारे वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं? इसलिए डायरेक्ट लिख दिए कि x का वैल्यू कभी भी n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, जहाँ पे n जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो जितने भी रियल नंबर है उन सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, केवल x इक्वल टू एन पाई के लिए नॉट डिफाइंड है, यानी कि x का वैल्यू कभी भी n पाई के इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखिए कि गिवन फंक्शन इज डिफाइंड, given function is defined for all real numbers such that sin x not equal to 0, sin x कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि x नॉट इक्वल टू एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है वो जितने भी रियल नंबर उन सारे रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो हम लोग मान लेते हैं कि k एक रियल नंबर है और k का वैल्यू कभी भी n पाई के इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहां पे लिखिए कि लेट k बी अ रियल नंबर वेयर k नॉट इक्वल टू एन पाई, यानी कि k का वैल्यू कभी भी n पाई के इक्वल नहीं हो सकता है। k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, केवल n पाई के इक्वल नहीं हो सकता है। अब k पे हम लोग इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अगर k पे ये फंक्शन है कंटिन्यूअस है, यानी कि जितने भी रियल नंबर उन सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा सिर्फ n पाई को छोड़कर। तो यहाँ पे सबसे पहले f ऑफ k निकालेंगे हम लोग, तो 1/sin x के जगह रख देते हैं k, तो f ऑफ k इक्वल टू आ गया 1/sin k। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू k निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ k माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1/sin, और ये देखिए फंक्शन में जहां पे x है वहां पे k माइनस h पुट कर देंगे, तो sin k माइनस h इक्वल टू
नीचे लिख लीजिए इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई, अब देखिए साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो ये क्या हो जाएगा साइन k कॉस h माइनस कॉस k साइन h। ठीक है, अब देखिए h के जगह अगर 0 पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा cos 0, और cos 0 का वैल्यू होता है 1 को साइन k से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बचेगा यहाँ पे साइन k। अब देखिए माइनस, अब h की जगह यहाँ पे 0 पुट कीजिएगा तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, और 0 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बाई साइन के ही बचेगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ k प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में जहां पे x है, फंक्शन में जहां पे x है वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे k प्लस h, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन k प्लस h। अब साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो यहाँ पे लिखे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई साइन k प्लस h का क्या हो जाएगा साइन k कॉस h प्लस कॉस k साइन h। ठीक है, अब देखिए h की जगह 0 पुट कीजिएगा तो cos 0 का वैल्यू होता है 1 को साइन k से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बचेगा साइन k। अब यहाँ पे h की जगह 0 पुट कीजिएगा, यहाँ पे है साइन h, तो h की जगह 0 पुट कीजिएगा तो साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू होता है 0 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा ये पूरा खत्म, यहाँ भी बचा 1 बाई साइन k। तो देखिए एफ ऑफ के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया, एफ ऑफ के इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k निगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव एफ ऑफ x। ये तीनों इक्वल है, यानी कि ये जो फंक्शन है 1 बाई साइन एक्स वो जितने भी रियल नंबर है उन सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, केवल x का वैल्यू n पाई के इक्वल कभी भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1 बाई साइन एक्स कंटिन्यूअस है, यानी कि कॉसेक एक्स कंटिन्यूअस है, क्योंकि हम लोग कॉसेक एक्स को ही ना 1 बाई साइन एक्स माने थे। तो यहाँ पे लिखिए कि देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स इज continuous at every real number such that x not equal to n pi where n belongs to integer, जहां पे n का वैल्यू x का वैल्यू कभी भी n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना, बहुत आसान है। अब सेकेंड का कंटिन्यूटी चेक करना है, सेकेंड यानी कि सेक का कंटिन्यूटी चेक करना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स। सेक एक्स को हम लोग 1 बाई कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। अब ये जो फंक्शन है वो जितने भी रियल नंबर है उन सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, लेकिन कभी भी cos x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर cos x का वैल्यू 0 के बराबर हो गया तो नीचे 0 आने से तो फंक्शन अनडिफाइंड होता है। अब cos x का वैल्यू 0 के बराबर कब नहीं होगा, जब x का वैल्यू कभी भी पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2, ऐसा बहुत सारा वैल्यू है, वो कभी भी नहीं होना चाहिए x की जगह, क्योंकि मान लीजिए x की जगह पाई बाई 2 आ गया तो cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर x की जगह अगर आ गया 3 पाई बाई 2 तो cos 3 पाई बाई 2 का भी वैल्यू 0 के बराबर होता है। अगर x की जगह अगर आ गया 5 पाई बाई 2 तो cos 5 पाई बाई 2 का भी वैल्यू 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए cos x इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। जैसे कि अगर cos x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो x का वैल्यू क्या हो सकता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहाँ पे n कोई भी इंटीजर हो सकता है, माइनस प्लस 0 कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए n की जगह 0 पुट करते हैं तो 2 इंटू 0 ये खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 को पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पाई बाई 2, यानी कि x का वैल्यू आ गया पाई बाई 2। n का वैल्यू जब 0 पुट किए हैं तो x का वैल्यू आ गया पाई बाई 2। अब इस x के वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 2। अब cos पाई बाई 2 का भी तो वैल्यू 0 के बराबर होता है। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए n की जगह 1 पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 इंटू पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, x का वैल्यू आ गया 3 पाई बाई 2। अब x के जगह पुट करेंगे 3 पाई बाई 2 तो cos 3 पाई बाई 2 का भी तो वैल्यू 0 के बराबर होता है।
उसी प्रकार से n के जगह कोई भी इंटीजर पुट कीजिएगा तो x का जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे पुट करने से cos का वैल्यू 0 के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि cos x कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा जब x कभी भी 2n + 1 π/2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो जितने भी रियल नंबर है उन सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, लेकिन कभी भी cos x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू कभी भी 2n + 1 π/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो लिखिए कि गिवन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर such that cos x not equal to 0 और x not equal to 2n + 1 π/2। x की जगह कोई भी वैल्यू हो सकता है लेकिन 2n + 1 π/2 कभी भी नहीं हो सकता है। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पे n कोई भी इंटीजर हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये जितने भी रियल नंबर उन सारे रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो हम लोग मान लेते हैं कि k एक रियल नंबर है जहां पे k का वैल्यू कभी भी 2n + 1 π/2 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो लिखिए लेट k बी अ रियल नंबर वेयर k नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। अब k पे हम लोग इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अगर k पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है यानी कि जितने भी रियल नंबर उन सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है सिर्फ इसको छोड़कर। ठीक है, तो सबसे पहले f ऑफ k निकालेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे k पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/cos k। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू k निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ k माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे k माइनस h पुट कर देंगे तो 1/cos k माइनस h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 1/cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है। देखिए cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है। तो cos k माइनस h का क्या फॉर्मूला हो जाएगा cos k cos h, जैसे यहाँ पे है ना cos a cos b, तो ये हो जाएगा cos k cos h माइनस sin a sin b है तो हो जाएगा sin k sin h। ठीक है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखिए h का वैल्यू 0 पुट करने पे ये हो जाएगा cos 0 और cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1 को cos k से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा cos k माइनस। अब h की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो sin 0 और sin 0 का वैल्यू होता है 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह पूरा खत्म, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 1/cos k। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ k प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे k प्लस h, तो 1/cos k प्लस h। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 1/cos k प्लस h क्या हो जाएगा, देखिए cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये हो जाएगा cos k cos h माइनस sin k sin h। ठीक है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे अगर h का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो cos 0 और cos 0 का वैल्यू होता है 1 से cos को k मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos k ही बचेगा, cos k माइनस। अब h का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कीजिएगा तो sin 0 का वैल्यू होता है 0 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पूरा खत्म, तो यहाँ बचा 1/cos k। अब देखिए यहाँ पे f ऑफ k लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है। f ऑफ k इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव f ऑफ x। ये तीनों इक्वल है, यानी कि ये जो फंक्शन है
1/cos x वो कंटिन्यूअस है। अब 1/cos x कंटिन्यूअस है यानी कि sec x कंटिन्यूअस है, क्योंकि sec x को ही ना हम लोग 1/cos x माने हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर f of x इक्वल टू sec x इज continuous at every real number such that x not equal to 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to integer। x का वैल्यू कभी भी 2n plus 1 pi by 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 2n plus 1 pi by 2 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। बात क्लियर हुआ, समझ में आया अच्छे से। अब कोट टेंजेंट का कंटिन्यूटी चेक करना है, यानी कि कॉट का कंटिन्यूटी चेक करना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। अब कॉट एक्स को कॉस एक्स बाई साइन एक्स भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ये जो फंक्शन है वो जितने भी रियल नंबर है उन सारे रियल नंबर पे डिफाइंड है, लेकिन कभी भी साइन एक्स का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे 0 हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो साइन एक्स का वैल्यू 0 के बराबर कब नहीं होगा, जब x का वैल्यू कभी भी n पाई के इक्वल नहीं होगा, जहां पे n जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए कि गिवन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। गिवन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर such that sin x not equal to 0 और x not equal to n पाई। अब देखिए आप लोग को पता ही होना चाहिए कि cos x भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है और sin x भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या कोसेंट यानी कि डिवीजन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन ही होता है। इसलिए cos x बाई साइन एक्स भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, लेकिन कभी भी साइन x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए cos x बाई साइन एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी कि cot x भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि cot x को ही ना हम लोग cos x बाई साइन एक्स माने हैं। तो यहाँ पे लिखिए कि हेयर cos x एंड sin x बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, both are continuous function, therefore f of x equal to cot x is a continuous function where x not equal to n pi where n belongs to integer। बात क्लियर हुआ कि नहीं। cot x भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन x का वैल्यू कभी भी n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले f ऑफ 0 निकालेंगे। तो देखिए x जब 0 या 0 से बड़ा हो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो f ऑफ 0 निकालने के लिए भी हम लोग इसी फंक्शन का यूज करेंगे। तो इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो 0 + 1 ये हो जाएगा 1। f ऑफ 0 आ गया 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h यानी कि 0 से छोटा, और जब x 0 से छोटा है उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x के जगह क्या पुट कर देंगे, x के जगह पुट कर देंगे 0 माइनस h, और नीचे भी x के जगह पुट कर देंगे 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h ये हो जाएगा माइनस h यहाँ पे, और नीचे भी 0 माइनस h माइनस h बचेगा इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा होता है। ये जो माइनस है ना वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे साइन माइनस h ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन h बाई माइनस h। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा लिमिट h टेंड्स टू 0
साइन एच बाई एच, साइन एच बाई एच। अब देखिए आप लोग क्लास 11th में लिमिट्स में एक चीज़ पढ़े होंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर रहे और साइन x बाई एक्स हो तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई एच है तो इसका वैल्यू क्या चीज़ होगा, 1 होगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये पॉइंट आप लोग क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं लिमिट्स के चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स रहे तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई एच है तो इसका भी वैल्यू 1 के इक्वल होगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस एच यानी कि 0 से बड़ा और x का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 0 प्लस एच पुट कर देंगे। तो x के जगह पुट कर देंगे 0 प्लस एच, 0 प्लस एच प्लस 1। अब h के जगह 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1। यहाँ पे 1 आ गया। देखिए एफ ऑफ 0 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है। एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो लिखिए देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी x इक्वल टू 0 पे अगर कंटिन्यूटी चेक करें एट x इक्वल टू 0 तो सबसे पहले एफ ऑफ 0 निकालेंगे। तो देखिए x का वैल्यू जब 0 के बराबर हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, 0, तो एफ ऑफ 0 हो गया 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच यानी कि 0 से छोटा। देखिए ये जो फंक्शन है ना वो 0 से छोटा और 0 से बड़ा दोनों के लिए डिफाइंड है, सिर्फ 0 के लिए नहीं है डिफाइंड। x का वैल्यू जब 0 के बराबर हो उसके लिए ये फंक्शन है और x का वैल्यू जब 0 के बराबर नहीं हो यानी कि x का वैल्यू जब 0 से छोटा या x का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए भी इसी फंक्शन का यूज करेंगे। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 माइनस एच पुट कर देंगे इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 माइनस एच पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x के जगह 0 माइनस एच पुट करेंगे तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई 0 माइनस एच। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 0 माइनस एच यहाँ यानी कि यहाँ पे सिर्फ माइनस एच है तो माइनस एच का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा ना। अब ये आ गया साइन माइनस 1 बाई एच, 0 माइनस एच माइनस एच होगा ना तो यहाँ पे आ गया माइनस 1 बाई एच। अब देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि साइन में अगर यहाँ पे माइनस लगा हो एंगल के साथ तो वो माइनस बाहर आ जाता है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एच। अब h की जगह अगर 0 पुट कीजिएगा तो 0 का स्क्वायर 0 और 0 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा ना, 0 ही ना बचेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया 0। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 प्लस एच यानी कि 0 से बड़ा और 0 से बड़ा के लिए भी हम लोग इसी फंक्शन का यूज करेंगे। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 0 प्लस एच पुट कर देंगे तो ये 0 प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स के जगह पुट कर देंगे 0 प्लस एच। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच का होल स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर और साइन 1 बाई 0 प्लस एच यानी कि 1 बाई एच। अब h की जगह 0 पुट कीजिएगा तो 0 और 0 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0 ही हो जाएगा ना, तो ये हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 0 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है। एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x। इसका मतलब ये जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर एफ ऑफ x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन।
ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हम लोग x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले एफ ऑफ 0 निकालेंगे। तो ये देखिए x का वैल्यू जब 0 के बराबर हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है -1, यानी कि एफ ऑफ 0 आ गया -1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। 0 माइनस एच यानी कि 0 से छोटा। अब 0 से छोटा या 0 से बड़ा के लिए यही फंक्शन डिफाइंड है। x का वैल्यू जब 0 के बराबर हो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, और x का वैल्यू जब 0 के बराबर नहीं हो, यानी कि x का वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो या तो वो 0 से छोटा होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो 0 से छोटा और 0 से बड़ा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालने के लिए हम लोग इसी फंक्शन का यूज करेंगे और राइट हैंड लिमिट भी निकालने के लिए इसी फंक्शन का यूज करेंगे। तो इस फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग 0 माइनस एच पुट कर देंगे। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x के जगह क्या पुट करेंगे 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच माइनस कॉस x के जगह क्या पुट करेंगे 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस एच ये हो जाएगा माइनस एच माइनस कॉस 0 माइनस एच ये हो जाएगा माइनस एच। अब देखिए साइन माइनस थीटा, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाता है, ये हो जाता है माइनस साइन थीटा। लेकिन अगर कॉस के साथ लगा हुआ है माइनस थीटा तो कॉस जो है वो माइनस को खा जाता है, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस एच, ये माइनस को बाहर ले आएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन एच। लेकिन कॉस माइनस एच ये माइनस को खा जाएगा तो हो जाएगा कॉस एच। अब h की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, ये खत्म हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे h की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 क्या होता है 1। यहाँ पे h की जगह 0 अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 0, और cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया -1, एफ ऑफ 0 भी है -1। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 प्लस एच यानी कि राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए भी हम लोग इसी फंक्शन का यूज करेंगे। तो इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 0 प्लस एच। तो देखिए x के जगह पुट करना है 0 प्लस एच, तो साइन 0 प्लस एच माइनस कॉस 0 प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 प्लस एच यानी कि साइन h माइनस कॉस 0 प्लस एच यानी कि कॉस एच। अब h की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 ये खत्म, माइनस h की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, तो ये हो जाएगा -1। देखिए एफ ऑफ 0 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ गया। एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x। Therefore given function is continuous function, is कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से? आगे बढ़े। अब बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइजेज 26 to 29। 26 से 29 तक जितना भी क्वेश्चंस दिया गया है वो यहाँ पे जो पॉइंट इंडिकेट किया गया है इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो k का वैल्यू निकालना है। बात क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। देखिए x इक्वल टू π/2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि f ऑफ π/2 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होगा। तो सबसे पहले f ऑफ π/2 हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए x का वैल्यू जब π/2 होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या है 3, तो f ऑफ π/2 आ गया 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h। π/2 माइनस h यानी कि π/2 से छोटा, और π/2 से छोटा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। कैसे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू π/2, यानी कि x का वैल्यू π/2 से छोटा हो सकता है, x का वैल्यू π/2 से बड़ा हो सकता है, लेकिन x का वैल्यू π/2 नहीं हो सकता है। तो π/2 से छोटा के लिए भी हम लोग इसी फंक्शन का यूज करेंगे, π/2 से बड़ा के लिए भी इसी फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए
इस फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग पाई बाई टू माइनस एच पुट कर देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे पाई बाई टू माइनस एच पुट करना है। तो k cos x के जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाई टू माइनस एच, पाई बाई टू माइनस एच बाई पाई माइनस टू इंटू एक्स के जगह पुट कर देंगे पाई बाई टू माइनस एच, पाई बाई टू माइनस एच। क्लियर बात। अब देखिए इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 के, देखिए cos पाई बाई टू माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो cos पाई बाई टू माइनस एच क्या हो जाएगा, साइन एच बाई पाई माइनस टू से पाई बाई टू को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टू से टू कैंसिल होकर बचेगा सिर्फ पाई, तो माइनस पाई। अब माइनस माइनस प्लस और टू से h को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2h। क्लियर बात, समझ में आ रहा है। अब देखिए प्लस पाई माइनस पाई कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h बाई 2h। अब देखिए k बाई टू कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं, यहां पे बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h। अब देखिए आप लोग क्लास 11th में लिमिट में पढ़े होंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h का भी वैल्यू 1 के इक्वल होगा, तो इसका वैल्यू आ गया 1 और 1 को k बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या, k बाई टू, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया k बाई टू। अब राइट हैंड लिमिट निकालने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि देखिए ये तो फंक्शन पाई बाई टू पे कंटिन्यूअस है ही, इसलिए एफ ऑफ पाई बाई टू और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा ही, तो इस दोनों को ही तो इक्वल करके हम लोग के का यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए राइट हैंड लिमिट निकालने का जरूरत नहीं है। तो लिखिए नाउ एफ ऑफ पाई बाई टू इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू निगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ पाई बाई टू का वैल्यू क्या है 3 और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है के बाई टू, तो यहां से के का वैल्यू निकालिएगा तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6, तो k का वैल्यू आ गया 6। यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है बात, समझ में आया, बहुत आसान है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। ये x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब एफ ऑफ टू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होगा, तो सबसे पहले एफ ऑफ टू हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए x का वैल्यू जब 2 या 2 से छोटा हो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टू निकालने के लिए हम लोग इसी फंक्शन का यूज करेंगे। तो इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे हम लोग 2 पुट कर देंगे, तो k इंटू टू का स्क्वायर 4 इंटू के 4k। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 निगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस h यानी कि 2 से छोटा, और 2 से छोटा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे 2 माइनस h पुट कर देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू 2 माइनस h का होल स्क्वायर। अब h के जगह 0 पुट करेंगे तो बचा सिर्फ 2 का स्क्वायर 4 इंटू के 4k। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h यानी कि 2 से बड़ा, और 2 से बड़ा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो 2 से बड़ा के लिए फंक्शन का वैल्यू है 3, तो 3 लिख लेते हैं। अब देखिए एफ ऑफ 2 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होगा क्योंकि फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है। तो देखिए एफ ऑफ 2 क्या है 4k, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है 4k और राइट हैंड लिमिट है 3। अब k का वैल्यू निकालना है, इसलिए इस दोनों को इक्वल करके k का वैल्यू निकाल देंगे, तो यहाँ पे लिखिए और 4k इक्वल टू 3, या ऐसा भी कर सकते हैं k इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो k का वैल्यू आ गया 3/4। यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है ना। अब क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस है, तो सबसे पहले लिख लीजिएगा कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, देयरफॉर एफ ऑफ पाई इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब एफ ऑफ पाई निकालते हैं, तो देखिए x का वैल्यू जब पाई या पाई से छोटा हो तो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो एफ ऑफ पाई निकालने के लिए हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे। तो इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे पाई पुट कर देंगे, तो k इंटू पाई प्लस 1, एफ ऑफ पाई आ गया k इंटू पाई प्लस 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई निगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू
लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस h, यानी कि पाई से छोटा, और पाई से छोटा के लिए भी यही फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे पाई माइनस h पुट कर देंगे, तो k इंटू पाई माइनस h प्लस 1। अब h के जगह 0 पुट करेंगे तो बचा सिर्फ पाई, पाई इंटू k पाई प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया k पाई प्लस 1। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए पाई प्लस h, यानी कि पाई से बड़ा और पाई से बड़ा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे पाई प्लस h पुट कर देंगे, तो cos पाई प्लस h। क्लियर हो रहा है बात? अब देखिए cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा ये होता है माइनस cos थीटा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे पाई होता है और cos पाई प्लस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, इसलिए cos पाई प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस cos थीटा। तो उसी प्रकार से cos पाई प्लस h, पहले तो लिख लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब cos पाई प्लस h ये हो जाएगा माइनस cos h। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? अब देखिए h का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 0, और cos 0 का वैल्यू होता है 1, 1 इंटू माइनस 1। अब देखिए चूंकि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस है, इसलिए ये तीनों इक्वल हो जाएगा। तो लिखिए f ऑफ पाई इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव f ऑफ x। अब f ऑफ पाई है k पाई प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट भी है k पाई प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट है माइनस 1। अब k का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस दोनों को इक्वल कर लेते हैं, और k पाई प्लस 1 k पाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए प्लस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस 1 यहाँ पहले से है, ये प्लस 1 इधर आकर माइनस 1 हो गया, तो माइनस 1 माइनस 1 ये हो गया माइनस 2। अब पाई मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो गया माइनस 2 बाई पाई। यही तो k का वैल्यू निकल गया। क्लियर है बात? समझ में आया अच्छे से? अब देखिए 29 में बोला जा रहा है कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है, तो k का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, देयरफॉर f ऑफ 5 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब f ऑफ 5 निकाल देते हैं। देखिए x का वैल्यू जब 5 या 5 से छोटा हो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो f ऑफ 5 निकालने के लिए हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे। तो इस फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे 5 पुट कर देंगे, तो k इंटू 5 ये हो जाएगा 5k प्लस 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 5 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस h, यानी कि 5 से छोटा, और 5 से छोटा के लिए भी यही फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे 5 माइनस h पुट कर देंगे, तो k इंटू 5 माइनस h प्लस 1। अब h के जगह अगर 0 पुट करेंगे तो बचा सिर्फ 5, 5 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 5k प्लस 1। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, 5 प्लस h यानी कि 5 से बड़ा, और 5 से बड़ा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे 5 प्लस h पुट कर देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू x के जगह पुट कर देंगे 5 प्लस h माइनस 5। अब h की जगह 0 पुट करेंगे तो बचा सिर्फ 5, 5 3 15, 15 माइनस 5 10। अब देखिए ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब f ऑफ 5 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होगा। तो k का वैल्यू निकालने के लिए बस इस दोनों को ही नहीं इक्वल करना पड़ेगा, तो यहां पे लिख दीजिए नाउ, या ऐसे लिखिए ना, तीनों को इक्वल करके यहां पे लिख ही दीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू 5 निगेटिव f ऑफ x, 5 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x। अब देखिए ये है f ऑफ 5 है 5k प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट भी है 5k प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट है 10।
तो और इस दोनों को इक्वल करके k का वैल्यू निकाल लेते हैं। 5k + 1 = 10 और 5k = 1 को उधर शिफ्ट कीजिएगा तो 10 - 1 9, k का वैल्यू क्या हो जाएगा 9/5। यही तो अपने लोग का आंसर होगी। क्लियर है बात। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि ये जो फंक्शन है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो a और b का वैल्यू निकालना है। देखिए ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है इसका मतलब x = 2 और x = 10 पे भी ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लीजिए कि गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 2। अब x = 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब f(2) लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होगा। तो सबसे पहले f(2) निकाल लीजिए। तो देखिए x का वैल्यू जब 2 या 2 से छोटा हो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो f(2) क्या होगा 5। x का वैल्यू जब 2 के इक्वल होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f(x) इक्वल टू, देखिए 2 नेगेटिव यानी कि 2 से छोटा और 2 से छोटा के लिए भी यही फंक्शन डिफाइंड है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी हो जाएगा 5। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 + h)। 2 + h यानी कि 2 से बड़ा और x का वैल्यू जब 2 से बड़ा हो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे 2 + h पुट कर देंगे। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू एक्स की जगह 2 + h पुट कर दिए प्लस b। अब देखिए अब h की जगह 0 पुट कीजिएगा तो बचा सिर्फ 2 को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2a और ये है b, तो 2a + b। तो देखिए यहाँ पे f(2) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f(x), क्योंकि पहले से बोला गया है कि ये फंक्शन x = 2 पे कंटिन्यूअस है। तो देखिए f(2) क्या है 5, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 5 और राइट हैंड लिमिट क्या है 2a + b। नाउ देखिए 2a + b और 5 को इक्वल कर देंगे हम लोग। 5 = 2a + b या 2a + b = 5। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब 2a + b भी तो 5 के इक्वल होगा, तो 2a + b = 5 लिख दिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब ये जो फंक्शन है वो x = 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा, तो लिखिए गिवन दैट the function is continuous at x = 10, therefore f(10) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव f(x)। तो सबसे पहले f(10) निकाल लेते हैं। तो देखिए x का वैल्यू जब 10 या 10 से बड़ा हो तो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो f(10) क्या हो जाएगा 21, तो f(10) आ गया 21। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(10 - h)। 10 - h यानी कि 10 से छोटा और 10 से, देखिए x का वैल्यू जब 10 से छोटा हो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 10 - h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या है ax + b है ना, हाँ ax + b है, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे 10 - h। तो a इंटू एक्स की जगह पुट कर दिए 10 - h प्लस b। अब h की जगह 0 पुट कीजिएगा तो बचा सिर्फ 10 को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10a और ये है b, तो ये हो गया 10a + b। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(10 + h)। अब 10 + h यानी कि 10 से बड़ा, और 10 से बड़ा के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है 21, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए 21। अब देखिए f(10) लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों तो इक्वल होगा क्योंकि फंक्शन x = 10 पे कंटिन्यूअस है f(x). अब f(10) का वैल्यू क्या है 21, तो 21। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है 10a + b, तो 10a + b। राइट हैंड लिमिट क्या है 21, तो 21।
अब देखिए यहाँ से एक ऐसा भी तो रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं, 21 को इसके इक्वल कर देंगे, यानी कि 10a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 21 के। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग इसको। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम लोग a और b का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, और इक्वेशन 2 है 10a प्लस बी इक्वल टू 21। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2a माइनस 10a ये माइनस 8a हो गया, 5 माइनस 21 ये हो गया माइनस 16। अब यहाँ पे माइनस 8 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो माइनस 16 बाई माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 टू ज़ 16, a का वैल्यू आ गया 2। अब किसी एक इक्वेशन में, या तो इक्वेशन 1 और या तो इक्वेशन 2 में हम लोग a का वैल्यू पुट करके b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, 2a प्लस बी इक्वल टू 5। अब यहाँ पे a का वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 2 टू ज़ा 4, 4 को उधर शिफ्ट करेंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी कि 1, a का वैल्यू आ गया 2, b का वैल्यू आ गया 1, और यही तो निकालना था। क्लियर है, बात समझ में आया अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये हम लोग को शो करना है। देखिए बहुत आसान है, बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिखिए लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि जी ऑफ एक्स की जगह ये लिखना है और एच ऑफ एक्स की जगह ये लिखना है, बस आप लोग देखते रहिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जी ओ एच एक्स अगर निकालें, जी ओ एच एक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है, जी ओ एच एक्स को हम लोग जी ऑफ एच ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। अब देखिए जैसे जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिख रखा है कॉस एक्स, तो अगर आप लोग को जी ऑफ टी निकालना रहता तो फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम लोग टी पुट कर देते, तो ये हो जाता कॉस टी। जैसे मान लीजिए आप लोग को निकालना रहता जी ऑफ जेड, तो फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जेड पुट कर देते, तो ये हो जाता कॉस जेड। उसी प्रकार से आप लोगों को निकालना है जी ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर हो रहा है नहीं? और ये कॉस एक्स स्क्वायर जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे जो कॉस एक्स स्क्वायर है वो कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर का कॉम्पोजिशन है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि ये जितने भी रियल नंबर हैं उन सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होंगे। कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस है, यानी कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कॉम्पोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूअस ही होता है। यहाँ पे लिखिए कि हेयर जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर both are continuous function, both are continuous function, and as we know that composition of two continuous function, composition of two continuous function is continuous function. Composition of two continuous function is continuous function. Therefore f of x equal to cos x square is continuous function. अब देखिए आप लोग को सोचना कैसे है कि gx की जगह ये लिखना है और hx की जगह ये लिखना है। देखिए cos के अंदर x स्क्वायर है ना, cos के अंदर x स्क्वायर है, यानी कि हम लोग gx को cos x मान लेंगे और hx को x स्क्वायर। देखिए cos के अंदर x स्क्वायर है, यानी कि अंदर में जो रखना है ना उसकी जगह हम लोग x स्क्वायर लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
कॉस के अंदर एक्स स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे अंदर में जो रखना है उसको हम लोग एक्स स्क्वायर मानेंगे। तो एच एक्स को एक्स स्क्वायर मान लिए और जी एक्स को कॉस एक्स मान लिए। बहुत आसान है। अब देखिए 32 में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये शो करना है। देखिए बहुत आसान है, जैसे अभी 31 को सॉल्व किए हैं ना, 31 को, उसी प्रकार से 32 को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है मॉड कॉस एक्स, तो यहाँ भी दो फंक्शन लेना है, एक जी ऑफ एक्स और एक एच ऑफ एक्स। तो देखिए यहाँ पे जो अंदर में है, कॉस के अंदर में है ना एक्स स्क्वायर, तो जो अंदर में है उसको हम लोग एच ऑफ एक्स लिए हैं। तो यहाँ पे अंदर में क्या है, कॉस एक्स है, तो एच ऑफ एक्स के जगह ले लेंगे कॉस एक्स। और ये जो मॉडुलस फंक्शन है तो जी एफ एक्स के जगह ले लिए हम लोग मॉड एक्स। अब यहाँ पे जी ओ एच एक्स निकालें अगर, जिसको हम लोग जी ऑफ एच ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, तो देखिए जी ऑफ एच ऑफ एक्स के जगह क्या लिख लेंगे, कॉस एक्स, कॉस एक्स। अब देखिए जैसे मान लीजिए जी ऑफ एक्स इक्वल टू है मॉड एक्स, मान लीजिए अगर आप लोग से पूछता जी ऑफ टी क्या होगा, तो फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे टी लगा देते हैं। अगर आप लोग से पूछा जाता है जी ऑफ पी क्या होगा, तो फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पी लगा देते हैं। तो उसी प्रकार से पूछा जाए कि जी ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, जी ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, तो फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे कॉस एक्स लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मॉड और एक्स की जगह लगा देंगे कॉस एक्स, तो कॉस एक्स जो कि किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। अब देखिए यहाँ पे cos x भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। cos x जो है वो जितने भी रियल नंबर उन सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। अब मॉडुलस फंक्शन तो कंटिन्यूस फंक्शन होता ही है, यानी कि दो कंटिन्यूस फंक्शन का कॉम्पोजिशन ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, तो लिखिए हेयर g ऑफ x इक्वल टू मॉड x एंड h ऑफ x इक्वल टू cos x इज नहीं, बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन, both are continuous function, and as we know that composition of two continuous function is continuous function, therefore f of x equal to mod x is continuous function, f of x equal to mod x is continuous function। समझ में आया अच्छे से, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं, सेम जैसे 31 और 32 को सॉल्व किए हैं उसी प्रकार से। यहाँ भी एक फंक्शन को g ऑफ x मानना है और एक फंक्शन को h ऑफ x मानना है। अब देखिए यहाँ पे जो अंदर में है, यहाँ पे जो अंदर में है उसी को ना हम लोग h ऑफ x माने हैं। जैसे कि 31 में अगर भी देखें तो जो अंदर में है, cos के अंदर में क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसी को ना हम लोग h ऑफ x माने हैं। तो 33 में देखिए अंदर में क्या है, मॉड x, तो h ऑफ x की जगह मान लेंगे मॉड x और g ऑफ x की जगह मान लेंगे साइन x। अब जी ओ एच एक्स अगर निकालें, जी ओ एच एक्स को हम लोग जी ऑफ एच ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। जी ऑफ एच ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, मॉड एक्स। ठीक है, अब देखिए जी ऑफ एक्स साइन एक्स है, अगर कोई पूछे जी ऑफ टी क्या होगा, तो फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे टी पुट कर देंगे, साइन टी। अगर कोई पूछे जी ऑफ ए क्या होगा, तो फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए पुट कर देंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपसे अगर कोई पूछे कि जी ऑफ मॉड एक्स क्या होगा, तो फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे मॉड एक्स पुट कर देंगे, तो साइन मॉड एक्स। और ये जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अब देखिए मॉड एक्स एक मॉडुलस फंक्शन है तो कंटिन्यूस फंक्शन होगा ही, साइन एक्स भी एक्स के किसी भी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है। अब दो कंटिन्यूस फंक्शन का कॉम्पोजिशन फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, तो लिखिए कि हेयर जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स and h of x equal to mod x is continuous function is नहीं, both are continuous function and as we know that composition of two continuous function
function is continuous, therefore f of x equal to sin mod x is continuous function. Sin mod x is continuous function. क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है, बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए मॉडुलस फंक्शन का 3 कंडीशन होता है, ये मैं आप लोग को ऑलरेडी बता रखा हूँ कि मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होगा अगर एक्स 0 से छोटा हो, और मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होगा अगर x 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो। अब आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाइएगा कि मॉडुलस फंक्शन तो कभी निगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है, तो मॉड एक्स माइनस एक्स कैसे हो गया। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि x 0 से छोटा है, यानी कि x निगेटिव वैल्यू होगा, और यहाँ पहले से निगेटिव साइन लगा हुआ है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो बस याद रखिएगा कि मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होगा अगर x 0 से छोटा हो, और मॉड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स होगा अगर x 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो। तो उसी प्रकार से पहले हम लोग इस मॉडुलस x को ऐसे लिख लेते हैं, मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स इफ x स्मॉलर देन 0 एंड मॉड x इक्वल टू प्लस एक्स इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसी प्रकार से इस मॉडुलस फंक्शन का भी कंडीशन होगा, मॉड x प्लस 1 इक्वल टू, देखिए जैसे यहाँ पे माइनस एक्स लग गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 अगर x प्लस 1 0 से छोटा हो, जैसे कि यहाँ पे x 0 से छोटा है। अब मॉड x प्लस 1 का वैल्यू x प्लस 1 ही रह जाएगा जब x प्लस 1 0 या 0 से बड़ा हो, जैसे यहाँ की मॉड x का वैल्यू x हो गया जब x 0 या 0 से बड़ा है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस 1, अब इस प्लस 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि x जो है वो माइनस 1 से छोटा हो जाएगा। अब x प्लस 1, अब यहाँ देखिए प्लस 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 उधर जाकर माइनस 1, यानी कि मॉड x प्लस 1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बात आप लोग को समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे 2 केस बना, एक ये केस और एक ये केस। अब इस दोनों केस को मिलाकर इस फंक्शन को डिफाइन करना है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा बात को। देखिए यहाँ पे आप लोग 3 केस बिल्कुल मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे 2 ही केस है, एक ये और एक ये, क्योंकि इसी बात को ना हम लोग फिर से ऐसा लिखे हैं, तो यहाँ पे 2 ही केस है, एक ये और एक ये। अब इस दोनों केस को मिलाकर इस फंक्शन को डिफाइन करना है, तो देखिए बहुत आसान है। देखिए मॉड x का निगेटिव वैल्यू क्या है माइनस एक्स, माइनस मॉड x प्लस 1 का निगेटिव वैल्यू क्या है माइनस एक्स माइनस 1, माइनस एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे ना वही मेन है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले नंबर लाइन पे 0 और माइनस 1 को लिख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए मॉड x का वैल्यू निगेटिव कब है, जब x 0 से छोटा है, और x 0 से छोटा तो इस साइड होगा, इसी साइड होगा ना, x 0 से छोटा, क्योंकि 0 से इधर तो 0 से बड़ा हो जाता है। अब मॉड x प्लस 1 का निगेटिव वैल्यू कब है, जब x माइनस 1 से छोटा है, और माइनस 1 से छोटा तो इस साइड होगा, क्योंकि इस साइड तो माइनस 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों में कॉमन क्या है, ये पार्ट कॉमन है, यही पार्ट कॉमन है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए x स्मॉलर देन इक्वल टू माइनस 1, ये पार्ट इधर तो माइनस 1 से छोटा ही है ना, तो ये लिख लीजिए यहाँ पे x स्मॉलर देन और इक्वल टू माइनस 1। अच्छा इक्वल टू क्यों लगा है, क्योंकि देखिए इस पूरा में और यहाँ से यहाँ तक में देखिएगा तो माइनस 1 भी इंक्लूड है ना, इसलिए x इक्वल टू माइनस 1 लिखे हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, आसान है ना, बहुत आसान है। अब देखिए, अब यहाँ पे मॉड x का पॉजिटिव वैल्यू क्या है, x है, तो x लिख लिए। अब मॉड x प्लस 1 का पॉजिटिव वैल्यू क्या है, x प्लस 1। सबसे पहले तो देखिए मॉड x का पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे x लिख लिए, फिर बीच में माइनस लगा दीजिए। अब मॉड x प्लस 1 का पॉजिटिव वैल्यू क्या है, x प्लस 1, तो यहाँ पे लगा लीजिए x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे वो मेन है, यहाँ लिख लीजिए 0, यहाँ पे माइनस 1। अब देखिए मॉड x का वैल्यू x है जब x 0 से बड़ा है,
जीरो से बड़ा किधर होगा, इस साइड होगा, इधर ही ना होगा। अब मॉड x प्लस वन का वैल्यू है पॉजिटिव x प्लस वन जब x माइनस वन से बड़ा है, और माइनस वन से बड़ा किस साइड होगा, इधर ही ना होगा माइनस वन से बड़ा, क्योंकि इधर तो माइनस वन से छोटा हो जाता है। अब इस दोनों में कॉमन ये पार्ट है और इधर तो जीरो से बड़ा ही है, तो लिख लीजिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ से इस पार्ट में और इस पार्ट में देखिएगा तो जीरो भी इंक्लूड है, इसलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख लिए। यहाँ तक बात क्लियर है। और एक और केस बनेगा, देखिए अभी हम लोग कौन सा केस बना है कि जब x माइनस वन से छोटा या माइनस वन के बराबर हो, माइनस वन से छोटा या माइनस वन के बराबर हो, ये केस बना लिए। x जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हो, x जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हो, ये केस बना लिए। अब एक ऐसा भी तो केस बन सकता है जब x का वैल्यू माइनस वन और जीरो के बीच में हो, ऐसा भी तो केस बन सकता है ना। तो ठीक है, देखिए इसको भी हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि x का वैल्यू जब माइनस वन से बड़ा हो और जीरो से छोटा हो तब क्या हो सकता है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है और बहुत मजा आने वाला है। देखिए x का वैल्यू जो है वो माइनस वन से बड़ा और जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है। ध्यान से सुनिए, x का जो वैल्यू हो जीरो से छोटा है, तो x का वैल्यू जब जीरो से छोटा हो तो मॉड x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस x, तो माइनस x माइनस। अब यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो माइनस वन से बड़ा है, x का जो वैल्यू है वो माइनस वन से बड़ा है। अब x का वैल्यू अगर माइनस वन से बड़ा हो तो मॉड x प्लस वन का वैल्यू क्या है, x प्लस वन, तो यहाँ पे मॉड x प्लस वन की जगह लिख लेंगे x प्लस वन। ठीक है, समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके हम लोग लिख लेते हैं। मज़ा आ रहा है ना, आसान है। माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स और माइनस माइनस प्लस वन वेन एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू माइनस वन। देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ वन ना, तो हम लोग सिर्फ वन ही लिख लेते हैं, ज़्यादा लिखने से क्या फ़ायदा। एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू माइनस वन। अब देखिए यहाँ माइनस एक्स और माइनस प्लस माइनस वन, तो माइनस एक्स माइनस टू एक्स और माइनस वन, तो यहाँ पे हो गया माइनस टू एक्स माइनस वन वेन एक्स ग्रेटर देन माइनस वन एंड स्मॉलर देन जीरो। अब देखिए x और माइनस प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस वन, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल तो बचा माइनस वन सिर्फ, तो माइनस वन वेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया फंक्शन अपने लोग का। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा बात को, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा देखिए। ये जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, इसलिए माइनस वन से छोटा किसी भी पॉइंट पे चेक कीजिएगा तो ये कंटिन्यूअस ही होगा। उसी प्रकार से ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन भी ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, इसलिए माइनस वन और जीरो के बीच में किसी भी पॉइंट पे चेक कीजिएगा तो ये कंटिन्यूअस होगा। उसी प्रकार से माइनस वन भी एक कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, इसलिए जीरो से बड़ा किसी भी पॉइंट पे चेक कीजिएगा तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो यहाँ पे बस चेक किस पे करना है, माइनस वन और जीरो पे, क्योंकि माइनस वन से छोटा, जीरो से बड़ा और माइनस वन और जीरो के बीच जितने भी पॉइंट है उन सारे पे कंटिन्यूअस है ही, सिर्फ माइनस वन और जीरो पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए कि हेयर डाउटफुल पॉइंट फॉर कंटिन्यूटी, doubtful point for continuity of given function, या here doubtful point for continuity at x equal to माइनस वन एंड जीरो, माइनस वन एंड जीरो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, एट x इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले f ऑफ जीरो निकालना है। तो देखिए x का वैल्यू जब जीरो या जीरो से बड़ा हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो f ऑफ जीरो माइनस वन। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, नहीं लिमिट x टेंड्स टू जीरो निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस h यानी कि जीरो से छोटा, और x का वैल्यू जब जीरो से छोटा हो तो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग जीरो माइनस h पुट कर देंगे, तो माइनस टू एक्स की जगह जीरो माइनस h पुट कर दिए माइनस वन। अब h की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा खत्म, बचा सिर्फ माइनस वन। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ x
इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच यानी कि जीरो से बड़ा, और जब x जीरो से बड़ा हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है -1, तो -1। देखिए एफ ऑफ जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल हैं, यानी कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। तो लिखिए देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब x इक्वल टू -1 पे इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं। नाउ एट x इक्वल टू -1, तो सबसे पहले f ऑफ -1 निकालेंगे। तो देखिए x का वैल्यू जब -1 या -1 से छोटा हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है 1, यानी कि f ऑफ -1 क्या है 1, तो f ऑफ -1 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 - h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 - h यानी कि -1 से छोटा, और -1 से छोटा के लिए भी फंक्शन का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया 1, इसको लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 प्लस h। अब -1 प्लस h यानी कि -1 से बड़ा और -1 से बड़ा, देखिए x का वैल्यू -1 से बड़ा हो उसके लिए फंक्शन ये है डिफाइंड -2x -1। तो इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे क्या -1 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू क्या है -2x -1, तो -2 और x के जगह पुट कर दीजिए -1 प्लस h और -1। अब h की जगह 0 पुट कीजिएगा तो बचा -1, -1 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस प्लस, और 2 इंटू 1 2, तो 2 और ये -1, तो 2 - 1 क्या आ गया 1। f ऑफ -1 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है, f ऑफ 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x, तीनों इक्वल है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू -1 पे भी कंटिन्यूअस है। तो लिखिए देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। अब x इक्वल टू -1 पे भी कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। तो लिखिए हिंस f ऑफ x हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है बात, समझ में आया? बहुत आसान है, अगर नहीं समझ में आएगा ना तो एक बार और देखिएगा, आप लोग को 100% अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में भी आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। देखिए एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले इस बात को लिखिएगा, उसके नीचे इस बात को, उसके नीचे इस बात को, फिर इस बात को लिखेगा, फिर इसको लिखेगा, और उसके बाद जैसे सॉल्व किए उसको वैसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है।